अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कहा जाता है कि किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर पर किसी लालची शख्स पर, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे शख्स पर एतमाद करेंगे तो उसका अंजाम बड़ा भयानक हो सकता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया शरकपुर में, जहां पर एक शख्स ने एक नहायत ही शरीफ और नफीस फैमिली का एतमाद जीता और फिर उनको कारोबार के बहाने या फिर उनके बेटे को बाहर भिजवाने के बहाने 3.5 से 4 करोड़ रुपया, यानी जो कि जायदाद की सूरत में या पैसे की सूरत में मुबैना तौर पर हटाया। और फिर जब उसका राज खुलने लगा तो शख्स ने मुबैना तौर पर उन पूरी फैमिली को, यानी गाड़ी से वापसी पे आते हुए गोलियां मार दी, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए और एक शख्स जो है, जो बुजुर्ग हैं, वो अपनी जान की बाजी हार गए। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जालिम का जुल्म और जुर्म बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं शरकपुर में हमारे नुमाइंदा इमरान हैदर, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी इमरान, बताइएगा सारे वाक़े के हवाले से। जी, ये एक वाक़या है 2 फैमिली के दरमियान रिलेशनशिप का। पहले जो कातिल है उसने इस फैमिली के साथ जो है अपने रिलेशनशिप कायम की है। रिलेशनशिप कायम करने के बाद इनको मुख्तलिफ़ किस्म के, जिस तरह फ्राडिये जो हैं वो सब्ज़ बाग दिखाते हैं, इनको उन्होंने पूरी तरह अपने सब्ज़ बाग दिखाने के बाद जब उसको पता चला कि इनके पास तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो उसने फिर इस फैमिली की जो पूरी प्रॉपर्टी है वो हथियाने का प्लान बनाया और इनको बड़े ही एक फिल्मी अंदाज में इनको इस्लामाबाद बुला के और इनके साथ जो है इनके मुख्तलिफ कागजात के ऊपर इनसे साइन, इनको बेहोश करके साइन करवाने के बाद जो है और फिर इस फैमिली को, एक नौजवान था, उसका जारी बात है एक ख्वाब था मैं बाहर जाऊं, तो उसका वो ख्वाब देखते हुए इसने पूरा जो जाल बनाया। तो लास्ट में इसने ये किया कि जब उस फैमिली को इसके बारे में पता चल गया, जब इसको पता चला कि ये मेरा जो फ्रॉड है अब ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा, ये जो है ये ओपन होने वाला है, तो उसने एक प्लानिंग के तहत इस फैमिली को निशाना बनाने का फैसला कर लिया। इसने जो एक बुजुर्ग थे उनके पेट में 7 से 8 फायर मारे, जो उनके पेट में फायर मारे, उनकी जो बेटी थी उनको 3-4 फायर मारे, जो आगे उनकी नवासी थी उनको भी 2 फायर मारे। जब इसके पिस्टल में सारी गोलियां ख़त्म हो गई तो फिर जब उसने देखा कि बुज़ुर्ग जो हैं वो जो है उनमें तो कोई ताकत बाकी नहीं है, लेकिन जो ख़वातीन है उनके अंदर ताकत बाकी है, तो उन्होंने ख़वातीन के ऊपर जो पिस्टल के बट मारे और उनका गला दबाकर उनको हलाक करने की कोशिश की। मुबैना तौर पर वो कत्ल करना चाहता है इन सबको। अब वो कर चुका। अच्छा, ये कत्ल करने से पहले जो मामला थे, जो फायरिंग करने से पहले कितनी अमाउंट है, कितना पैसा है था जो इस खानदान का, जो कारोबार के बहाने या वीज़ा लगाने के बहाने ये उनसे हथिया चुका था? अप्रोक्सीमेटली जो है जो अमाउंट अगर देखी जाए तो वो तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ बनती है। तो जो वो प्रॉपर्टी के फार्म में थी, कैश की फार्म में, वो इस फैमिली से हथिया चुका था। अब वो इस पूरी अमाउंट को डकारना चाहता था, लेकिन जो उसका प्लान जो है फिर वो बुरी तरह नाकाम हुआ और वहाँ से पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया। सबसे पहले हमें बड़ा अफसोस है जो आपके पूरी फैमिली के साथ, स्पेशली आपके नाना के साथ जो हुआ। ये बताएं, ये कौन शख्स था, किस तरह आपकी फैमिली में इसने अपनी जगह बनाई और क्या क्या फ्रॉड करता रहा और किस तरीके से इसने फिर फायरिंग की? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है और मैं शरकपुर शरीफ का रहायशी हूँ। दरअसल तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, मेरा एक दोस्त यूके गया, तो मैंने भी फिर उससे पूछा कि यूके कैसे जाते हैं। वो वर्क परमिट पे गया था, तो जिस बंदे के थ्रू वो गया था ना, हमने भी उससे बातचीत शुरू कर दी। तो हमने उसे कहा कितने का वीज़ा मिलेगा, उसने कहा तकरीबन 22,000 पाउंड का मिलेगा। 22,000 पाउंड पाकिस्तानी 78 लाख रुपए बनता था। हम उससे तकरीबन वीज़ा लेने ही वाले थे, तो इसकी बहन, ये कातिल की बहन और मेरी बहन कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। इसकी बहन मेरी बहन को बताती होती थी कि मेरे भाई का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। तो मेरी बहन ने गड़ा आके बात की कि मेरी दोस्त है, उसके भाई का ऐसे ऐसे बिज़नेस है, तो आप पहले उससे मशवरा कर लें कि इसको बाहर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। मेरी वालदा ने उसकी बहन को कहा, कातिल की बहन को, कि बेटा आपका भाई जो बाहर होता है तो मेरी एक दफ़ा उससे मुलाकात करवा दो। मतलब उसने कहा था कि काम बाहर करता है, होता इधर ही है। तो हम उनके घर गए तो उससे बातचीत की, तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे आपको डिटेल वगैरह बता दूंगा कि बाहर अभी फ़िलहाल इसको इतने पैसे लगा के बाहर ना भेजो, कल को ये बाहर जाता है, इसका दिल नहीं लगता, वापस आ जाता तो आपको सारा लॉस हो जाएगा। तब उस दिन हम पहली दफ़ा उससे मिले थे, तकरीबन 1.5 साल पहले। उसके बाद उसने कहा कि मैं इसको दुबई भेजूंगा, उधर जाके वीज़े पे देख आए, वहाँ मेरा कारोबार है, उधर जाके देख आए, अगर इसका दिल लगता है मैं इसको देख लूँगा, इसका दिल लगता है फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको भेजें कि ना भेजें। ठीक है। उसके बाद वो मुझसे मिलना शुरू हो गया। वो कहता था कि उसने सबसे पहले ये बात की कि आपने बाहर जाना है 1 करोड़ पे लगा के, तो 1 करोड़ पे कहाँ से आना है। अच्छा, उसने पहले
पता किया कि अमाउंट कहाँ से आप अरेंज करेंगे? मैंने उसे कहा हमारे पास ना जो कैश है ना वो सिर्फ 20-25 लाख रुपए है, बाकी हमारी इधर इधर प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से हमने एक प्रॉपर्टी सेल करके ना तो बाहर जाना है। उसने कहा चलो ठीक है। उसके बाद वो मेरे घर आया और उसने मेरी वालदा को बताया कि आपका बच्चा बहुत काबिल है, मैंने इसमें वो क्वालिटीज़ देखी हैं कि बाहर जाके काम नहीं करेगा, बल्कि इसको मैं अपने साथ मेरा छोटा भाई बना के स्टैंड करना चाहता हूँ। तो मेरी वालदा ने कहा वो कैसे? तो उसने कहा कि जो मैं काम करता हूँ ना, मैं आस्ता आस्ता इसको भी वो काम साथ शुरू करवा देता हूँ बाहर जाके। तो उसने बताया क्या होता है, काम क्या करता है वो? इन्हें कहा कि मैं ना ट्रैक सूट बनाता हूँ, चाइना से मंगवाता हूँ, इस्लामाबाद में मेरे यूनिट लगे हैं, वहाँ बना के तो मैं दुबई में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इसने कारोबार का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उस कारोबार। दौरान इसने 1-2 दफ़ा दुबई जाके हमें एयरपोर्ट्स पे पिक्स भी सेंड की, उधर जाके वो दिखाता था कि मैं मशीनों पे धागा चल रहा है, ऐसे पीछे सारी मशीन धागों वाली मशीनें लगी होती थी। इस तरह इसने मेरे घर वालों को इतमाद पे लिया। तो मेरे घर वालों ने कहा चले ठीक है, हमने बाहर जाके इतने धक्के लगा के जो आपके अपने बच्चे को बाहर भेजना है, प्रदेश भेजना है, तो हम आपके साथ ही काम कर लेते हैं। ये अंदर आया, डील शील की इसने, तो इसने कहा आपका 4 करोड़ रुपये का ना मैंने डील डन कर लिया। मेरी मामा ने कहा हमारे पास तो 4 करोड़ है ही नहीं ना, हमने कहा था आपको। तो इसने कहा चले ठीक है, आप थोड़े 4 करोड़ में डील क्या डन की है जी? कि 4 करोड़ रुपए का एक कंटेनर आना है कपड़े का, अच्छा। धागे का कंटेनर आना है, वो मैं अली के नाम करूंगा, तो अली सारा कुछ हैंडल मैं ही करूंगा, सिर्फ अली के नाम होगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट कितना बताया था उसने से आएगा? इसने कहा कि प्रॉफिट तकरीबन 4 करोड़ साल में ना 6-7 करोड़ रुपये हो जाएगा। इनके नाना अबू, इनकी वालदा और इन्हें गोलियां लगी। अल्लाह ताला ने इनकी और इनकी वालदा की जान बचा ली, लेकिन इनके जो नाना अबू हैं वो जांबर ना हो सके। किस तरीके से इस फ्रॉडिये ने फ्रॉड किया और किस तरह से इनको निशाना बनाया, ये बात करते हैं। सबसे पहले बेटा, हमें बड़ा अफसोस है जो आपके साथ, पूरी फैमिली के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। ये शख्स ने इतना बड़ा फ्रॉड किया आप लोगों के साथ, किस तरीके से इस लेवल तक ले गया आप लोगों को, फिर वापसी पे किस तरह इसने हमला किया आप लोगों पे? कौन कौन आ रहा था गाड़ी में जब आप लोग वापस आ रहे थे उस वक्त? पहले गाड़ी में मैं और मेरा भाई और नाना अबू और मामा थे, लेकिन बाद में जब हम लोग तकरीबन घर तक पहुंचने ही वाले थे मोटरवे पे, इसने मेरे भाई से गाड़ी चेंज करवाई और ख़ुद ड्राइविंग सीट पे आ गया। हमने इससे पूछा तो इसने कहा कि मैं घर से कपड़े वगैरह बदल के वापस अली के पास आ जाऊंगा और मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। ये गाड़ी चलाने लग गया, नाना अबू फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे। हम तीनों तकरीबन सो गए थे क्योंकि रात के 3 बजे का टाइम था। अचानक फायरिंग की आवाज़ आने लग गई। इसने तकरीबन 10-20 सेकंड में हम तीनों को फायर मारे। पहले इसने नाना अबू को मारा, स्ट्रेट फायर किए? स्ट्रेट फायर किए, फिर इसने मुझे मारा, फिर इसने मामा को मारा, फिर शायद इसके पिस्टल में गोलियां ख़त्म हो गई। मैं नाना अबू तो मौके पे ही उनकी डेथ हो गई, मैं बेहोश हो गई थी। और मामा को ये ना इसकी पिस्टल ख़त्म हो गई, लेकिन मामा ने हिम्मत की, मामा उठी, इसको पकड़ा, इसने मामा के सर में पिस्टल्स वगैरह दोबारा मारी। इसकी गोलियां तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये मामा के सर में ना वैसे मारने लग गया। यानी कि आप तीनों को ये जान से मारना चाहता था उस वक्त? इसने डायरेक्ट मेरी इधर चेस्ट पे गोलियां लगी हैं, मामा को भी दिल पे लगी हैं। मेरी मामा अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट अल्लाह है। ताला बेटा आपके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह उनको शिफा दे, सेहत दे, आप लोगों को हिम्मत और सब्र दे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के बेटे, उनसे हम बात करते हैं सारे वाक़े के हवाले से। अब सारे इस मामले के हवाले से बताइएगा कि क्या, किस तरीके से वो शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है और फिर इस तरह आप लोगों को इस हद तक चला गया कि पूरा ख़ानदान ही बर्बाद कर दिया उसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि उस शख्स ने अपनी फैमिली के साथ, मेरी फैमिली के साथ रिलेशनशिप बनाए और एंड पे जाके उसने जो जानसा दिया वो सारे ख़ानदानों को, हमारे पूरी फैमिली को ये ले डूबा। किस तरीके से वो आपके साथ राब्ते में हुआ, क्या हुआ था? वो ये कहता था कि ये जो मैं जो भी काम कर रहा हूँ, दोस्ती यहाँ आपके घर के साथ ताल्लुक़ कैसे बना उस शख्स का? वो मेरी भांजी थी, तो वो कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसकी जो है मुलजिम उसकी बहन थी, तो उसने के साथ रिलेशनशिप में सारा आर्ट में उसमें ये सारा ड्रामा किया। अच्छा। और यकीन माने कि मेरे वालिद साहब 6 ख़ानदानों की कफ़ालत कर रहे थे और छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनके बगैर आज भी सही रात रोते हैं।
और जिन बच्चों के साथ उन्होंने किया है इनको भी मेरे अब्बू ने ही पाला था 20 साल से, और ये यतीम बच्चे थे। अब एक हमारी सिस्टर है, वो अल्लाह को 2 साल हो गए हैं, प्यारी हो गई है, उनके भी 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी पाल रहे थे। और हमारी पूरी फैमिली, पूरे ख़ानदान में ये सबसे बड़े आदमी थे और उनका सेहरा थे, जो आज सारे ख़त्म हो चुके हैं। मैं एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और इसने ऐसा जुल्म क्यों किया? हमसे जितने मर्ज़ी पैसे ले लेता, लेकिन मेरे वालिद साहब को ना मारता। वो इतने अच्छे थे कि पूरे ख़ानदान वालों ने छोड़ के पूरे इलाके ने उनकी तारीफ़ें की हैं और वो रोए हैं, बहुत ज़्यादा लोग रोए हैं, कह रहे हैं कि आपके अब्बू तो बहुत अच्छे थे। फायरिंग से पहले कोई बात की हो इसने, रास्ते में कोई ऐसा आपको लगा हो कि ऐसी हरकत कर सकता है ये शख्स? नहीं, इसने कोई भी बात नहीं की थी। अचानक ही उसने ये सारा मामला किया? कोई भी बात नहीं की, बस आके बैठा है। इसकी बहन मेरी दोस्त थी, मुझे कहता है कि बच्चे अलिशबा का पेपर किस दिन है। मैंने बस वो बताया और फिर 10 मिनट गाड़ी वैसे ही ड्राइव करता रहा। और उन 10 मिनट में हम इतना थके हुए थे, हम तीनों ही तकरीबन सो गए थे। पीछे आप और आपकी वालदा थी और फ्रंट पे नाना वो बैठे हुए थे। जी। ये जो शख्स है जो आपकी बहन का, आपकी जो दोस्त का भाई है, ये अब ड्राइव कर रहा था और इसने फायरिंग कर दी और आप लोगों को अपनी तरफ उसने मार दिया था। तो बचे कैसे उस वक्त? किसने मदद की आप लोगों की? फिर ना अचानक पता नहीं क्या हुआ है, मामा ने उठे हैं, मामा ने इसका ना गला पकड़ा है और अचानक इसकी जो स्टेयरिंग का व्हील था ना, शायद संभाला नहीं गया इससे और गाड़ी जो है ना हमारी लगी है। अच्छा, चलती गाड़ी पे फायरिंग किया? मुझे चलती हुई गाड़ी पे एक फायरिंग हाथ से गाड़ी चला रहा था और एक हाथ से फायर मार रहा था। उससे पहले कोई बहस, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मोटरवे पुलिस आ गई है और इसने गाड़ी के ना दरवाजे लॉक कर दिए थे। जब गाड़ी लगी है ना तो इसने शायद खुद अपना फ्रंट वाला दरवाज़ा खोला या खुद ही खुला है, ये बाहर निकला है। और मामा भी हिम्मत करके जो इसका था ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा, वहाँ से बाहर निकले हैं। फिर मोटरवे पुलिस आई है और फिर वो मैं एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर गई। उस दौरान ये कोशिश कर रहा था आपकी वालदा को मारने की? किस तरह? ये जब मोटरवे पुलिस आने से पहले तक ये हमला करता था? तब ये मम्मा की गर्दन को भी बार बार कर रहा था और बहुत ज़्यादा कर रहा था। लेकिन मोटरवे पुलिस ने उस वक्त उसको पकड़ लिया था? जी। बीच में से पैसे लेता रहा था आप लोगों से? इसने इस जब वीज़ा लगवाता था या टिकट लेता था? इस तरह पैसे लिए हैं, 30 लाख रुपए कैश लिया है, जो मैंने पुलिस वालों को भी सबूत दिया है। वो कैश इसने इस तरह लिया था कि मैं तुम्हारे बैंक की स्टेटमेंट इतनी मजबूत कर देता हूँ कि दुबई में जाके कल को तुम्हारा यूके का विजिट लगवाऊंगा ना तो फौरन लग जाएगा। पैसे स्टेटमेंट के सूरत लेता था। उसका एमसीबी का बैंक मैनेजर भी गवाह है। तब तक आप लोगों की प्रॉपर्टी और पैसा वो अपने नाम लगवा चुका होता? नहीं, प्रॉपर्टी के कागज इसने हमसे ले लिए थे। तो ये कहता था कि ठीक है मैं आपको वापस कर देता हूँ, आज कर देता हूँ, कल कर देता हूँ। लेकिन उसकी मालियत टोटल 3 से 4 करोड़? 3 से 4 करोड़ पे। ठीक है। फिर ये मैं मामा और नाना को गार्डियन बना के लेके गया और इसने कहा कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, बात उधर इंग्लिश में होनी है, साथ छोटी बहना को भी लेके जाना ताकि वो उनके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। फिर हम 13 मई को इधर से तकरीबन 3 बजे निकले हैं, इस्लामाबाद पहुँचे हैं। ये उधर हमें इस्लामाबाद में एक दफ़ा मिला है और साथ इसके एक लड़का था। वो लड़का हमारे साथ आ गया है और मरी रोड पे इन्होंने हमें कोई जूस पिलाया। इसने कहा तुमने नहीं पीना, तुम्हारा इधर इंटरव्यू है तो तुमने कावा या चाय पीनी है। अच्छा। तो नाना अबू लोगों को इसने दे दिया। नाना अबू ने नहीं पिया वो जूस मैंने पी लिया। अच्छा। उसके बाद हमें नहीं पता लगा, हम बेहोशी की हालत में चले गए हैं। मड़ी पीसी बूटबन के पीछे 1 किलोमीटर कोतवाल होटल है, ये हमें उधर लेके गया है। ठीक है, हम बेहोशी की हालत में ऊपर गए हैं, वॉमिटिंग करते रहे हैं। फिर हम सुबह उठे हैं तो उधर TH की हॉस्पिटल मरी गए हैं। ये रात को फ़ोन करके बोलने लग पड़ा कि आपको नहीं था पता कि इंटरव्यू था आपका, आपने मुझे इधर इतनी दूर बुला के आपने अपनी तबीयत ही ख़राब करनी थी। मेरे उल्टा आप लोगों को? और इसने उधर कहानी ये बनाई, मेरे नाना वो कहता है कि आपने खाना बासी खा लिया, आपने उधर से खाना बासी खाया और चक्करों की वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो गई है। फिर ये हमें 2 दिन उधर जलील करता रहा।
13 और 14 मई ये उधर से चला गया, ठीक है, उधर हमें जलील करता रहा। हम इसे कॉल करते हैं, कह रहा था ये पेपर बनवा रहा हूँ, ये पेपर बनवा रहा हूँ, अभी आता हूँ। 15 मई को ना 4 बजे इसने कॉल की है कि इस्लामाबाद, हर टाइम इसने अपना ही फिक्स किया था। जब लाहौर से निकलने लगे वो भी सारे सबूत मैंने पुलिस वालों को दिए। इसने ही मुझे कहा गाड़ी इधर से लो, इतने बजे निकलो, सारा इसने ही मुझे बताया। उधर जब इस्लामाबाद भी इसने कहा इतने बजे निकलो, 10 पेपर थे तकरीबन छोटे छोटे। इस्लामाबाद F6 ब्लॉक के पास इसने हमसे वो साइन करवाए हैं। इसने कहा ठीक है, मैंने आपकी वीडियोस और वो हॉस्पिटल वाली स्लिप्स उन्हें दिखाई थी, वो उन पे ही एग्री हो गए हैं मेरे इन्वेस्टर, तो उन्होंने उस पर ही आपका वीज़ा लगा दिया है चाइना का। हाँ, तो अब आपकी सुबह 3 बजे की फ़्लाइट है। अच्छा, ठीक है, तो हम पर ऐसा असलियत में कुछ भी ऐसा नहीं था, फ्रॉड कर रहा था। फ्रॉड कर रहा था। उसने कहा कि दीना GT रोड पे दीना आता है, उधर मेरा ड्राइवर घर वालों को छोड़ेगा आप अपनी गाड़ी पे, और मेरी गाड़ी पे वापस आ जाएंगे, मैं तुम्हें सुबह फ्लाइट पे बिठा के तो वापस आ जाऊँगा। उसके बाद दीना पहुंचे, हमने इसको कॉल किया, इसने कहा कोई मसला बन गया, मेरा ड्राइवर नहीं कॉल उठा रहा, तो आप गुजरांवाले आ जाओ। मतलब ट्रैप करते करते हमें ये फैज़पुर मोटरवे की तरफ ले आया। फैज़पुर मोटरवे चढ़ा हूँ आगे, मैंने फैज़पुर मोटर इंटरचेंज GT रोड ऊपर नाजर लुबाना वाली तरफ आगे ये इंडिकेटर लगा के खड़ा था। इसने मुझे कहा कि अपनी गाड़ी मुझे दो और इधर अपनी गाड़ी लेके खड़ा हो, कोई बंदा आएगा सामान लेके, सामान तुम्हें दे जाएगा, गाड़ी तुमसे ले जाएगा। तो मैं घर जाके घर वालों को उतार के और कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ, फिर तुम्हारी गाड़ी पे ही इस्लामाबाद जाना है। और उस शख्स ने मेरे ख्याल में ना सिर्फ आपके वालिद को बल्कि मुबैना तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आपकी भांजी को भी और आपकी सिस्टर को भी स्ट्रेट फायर किया उसने। जी हाँ जी, मेरी भांजी को इधर फाइल लग गया है, सिस्टर को भी पेट में लग गया है, और मेरे वालिद साहब को साइड पे 4 या 5 फाइल लगे हैं। वो मौके पे उनकी तो आपकी भांजी ने किस तरह से बताया कि इस शख्स ने किस तरह फायरिंग की? ये भांजी बोल रही थी कि मामू हमें थोड़ी थोड़ी होश है कि इसने पहले गाड़ी स्लो की है, फिर इसने शीशे बंद किए हैं, और यकदम से इसने फायर जो है ना कि नाना अबू को मारने शुरू कर दिए। वो मौके पे हो गए हैं, फिर मुझे मारा है, फिर मामा को मारा है। गाड़ी चल रही थी? गाड़ी आस्ता आस्ता चल रही थी, तो फिर आप ही कहीं आगे जाके उसकी गर्दन पे लपकी हैं, और स्टीयरिंग जो है ना वो घुमाती रही हैं, वो मोटरवे से नीचे उतर गई है। मैं देख के आया था मौका, तो देखा था उधर सारे टायर वगैरह लगे हुए थे, और मोटरवे पुलिस वालों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मौके पे पहुंच के उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ तावन करेंगे। ये अगर मोटरवे पुलिस ना पहुंचती तो ये मार चुका हुआ? ये मार चुका, और मारने के बाद फिर शायद हो सकता है ये ड्रामा रचा देता। और हमें शक था कि ये वापसी जाके फिर भांजे को ऐसे जो है ना वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता। ये मौके से पकड़ा गया वहाँ? जी, मौके से। जब ये सारा प्रोसेस कर रहा था उस वक्त तक आपको अंदाजा नहीं था कि अंदाजा नहीं था कि ये था कि शायद कोई हल्का फुल्का फ्रॉड कर सके, लेकिन इतनी इस लेवल तक नहीं था। इस लेवल तक तो नहीं वो था। जो वीजा वगैरह के लिए पासपोर्ट्स वगैरह लिए हुए थे, पासपोर्ट लिए सारे सब डॉक्यूमेंट कुछ लिया था। अच्छा। और ये पासपोर्ट सेंड करता था कि जाके अपनी टिकट करवाओ कि तुम्हारा वीजा लग गया। इन्हें कहा था दुबई का तुम्हारा वीजा लगा है, पर तुमने पहले चाइना जाना है, तुम्हारा फिर उधर से फिर आगे से मेरी वालदा लोगों ने बताया कि हमें आगे लेके गया है, और आगे ले जाके इसने बेदर्दी से नाना अबू को फाइड मारे हैं, मामा को फाइड मारे हैं, और फिर छोटी बहन को फाइड मारे हैं। बगैर कुछ कहे उनकी गाड़ी रुकवा के, या उनकी गाड़ी चलते गाड़ी ये ड्राइव कर रहा था, ये खुद ड्राइव कर रहा था, खुद ड्राइव कर रहा था। उस गाड़ी में आपके नाना अबू, आपकी वालदा और आपकी बहन थी। मुझे अपनी ये गाड़ी दे के पीछे नाजर डुबान फैजपुर मोटरवे पे ही खड़ा कर गया। तो इसने ये वकूवा सारा करके, तो मामा को इसकी गोलियां खत्म हो गई थी, तो मामा का गला दबाता रहा, मामा का गला दबाता रहा। उस दौरान हैंडल मतलब मोटरवे से गाड़ी नीचे उतर गया। मोटरवे पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने भी सारा बयान दिया कि ये उधर उनको मार रहा था, बट सर पे मार रहा था। ये टोटल फ्रॉड कितना किया है इस बंदे ने आप लोगों के? तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए की मालियत की, और रजिस्ट्रियाँ वगैरह सारा कुछ डाल के इसके पास है, सारी रजिस्ट्री इसके पास है। अब ये फर्दे बैह और इंतकाल वगैरह इसके पास है, और 16 दिन हो गया पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। हम जब भी जाते हैं इसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, इसको इतनी मुलाकातें, जब भी जाते हैं इसके पास इतने वकील खड़े होते हैं। हमारे घर के एक हिसाब से 3 अफराद ही कत्ल कर दिया। इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। मामा को भी 4-5 फाइल लगे। मामा में हॉस्पिटल में इस वक्त सीरियस कंडीशन में है, तो पुलिस वाले इसको फुल प्रोटोकॉल दे रहे हैं। जब भी हम जाते, एक दिन हम गए हैं, ये तफ्शीशी के पास उधर AC वाली चेयर पे बैठा था, इसको कोई हथकड़ियाँ भी नहीं थी लगी।
क्या उसने बोला कि क्यों इस तरह की हरकत की है, क्यों मारा? नहीं, मोटरवे पुलिस को कहता है कि उसने अपने बयान चेंज, मोटरवे पुलिस को कहता है कि ये औरत मुझे फायरिंग करने की कोशिश कर रही थी। कभी कहता है कि ये जो बाबा बैठा हुआ है इसने अपने बच्चों को खुद मारा है, ये है वो है। कहता है मुझे चोट लगी है। मोटरवे पुलिस इसको हमारे साथ हॉस्पिटल ले गई, लेकिन फिर जब हॉस्पिटल वालों ने देखा कि इसको तो कोई भी इंजरी नहीं हुई है, तो फिर सिक्खा वाले हॉस्पिटल से इसको वो लोग पुलिस स्टेशन पकड़ लेगी पुलिस ने। बेटा आप सारे इस वाक़े के हवाले से इस वक्त आला अफसरान भी देख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा की भी कोशिश है कि जो मजलूम है ख़ानदान है उस सब लोगों को इंसाफ मिले। आप क्या अपील करना चाहेंगी कि इस वक्त क्या आप लोगों को इंसाफ मिल रहा है, या ये जो शख्स जो आपकी सहेली का ही भाई है जिसने इतमाद जीता आप लोगों का और फिर आप लोगों के साथ फ्रॉड भी किया और आप लोगों पर हमला भी किया, इस हवाले से सज़ा के बारे में जो भी अपील करना चाहिए यकीनन हम दिखाएंगे प्रोग्राम में, क्या कहेंगे आप? मेरी मामा अभी भी हॉस्पिटल में है और हम इंसाफ चाहिए। इस इंसान ने अपनी तरफ से 3 कत्ल किए हैं। मेरी अपील है मरीम नवाज साहिबा से कि हमें इंसाफ चाहिए। ये जी जो हुआ है इस ख़ानदान के साथ, यकीन मानिए कि जिस तरीके से उस शख्स ने इस घर में अपनी जगह बनाई, एतमाद जीता बुज़ुर्गों का, बच्चों का, नौजवानों का, घर वालों का, और जिस तरीके से ये हमारी बेटी भी है, बहन भी है, जो बता रही है सारे मामलात कि किस तरीके से उस शख्स ने जुल्म की इंतहा कर दी। और अब हमारी बात हुई है जो मकतूल है उनके नवासे से भी, वो भी बता रहे थे जी कि उनके बकौल उनके कि पुलिस की कारकर्दगी से वो मुतमिन नहीं है। तो हम भी ये अपील करेंगे कि आला अफसरान से, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, डीपीओ शेखुपुरा उनसे कि जी इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करें, उस शख्स की तफ्तीश हो बाकायदा तौर पर, और इस मज़लूम ख़ानदान को कानून के मुताबिक इंसाफ मिले। ये बच्ची अभी भी उसी दर्द में है, इसीलिए बेचारी बोल नहीं पा रही प्रॉपर तरीके से कि इसकी वालदा जो हैं वो भी अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। आप क्या इस सारे मामले के हवाले से इस वक्त क्या पुलिस की तफ्तीश से आप लोग मुतमईन हैं? आप लोग क्या अपील करना चाहते हैं? इस वक्त आला अफसरान भी देख रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे? पाकिस्तान में इंसाफ मिल तो जाता है, लेकिन किस्मत वालों को मिलता है, ये तो 100% श्योर है ना। लेकिन हम भी एक आस लगाए बैठे हैं खुदा पे, और उसके बाद इन हुक्मरानों से बस अल्लाह इनके दिल में रहम डाले, हम कुछ नहीं कह सकते। अब तक कितनी अमाउंट का फ्रॉड ये कर चुका है, या आप लोगों को लगता है किसने ये सारे मामला किए? इसमें जो मैंने डिटेल ली है वो 3 से 3.5-4 के लगभग थी। करोड़। अच्छा, ये इतना हथियार चुका है या जायदाद की सूरत में अपने नाम लगवा चुका है? क्या इसने मामला? कुछ प्रॉपर्टी के कागजात भी अपने पास रखे हुए हैं, और कुछ ब्लैंक चेक भी इसके पास हैं, और कुछ नगद रकम भी है इसके पास, नेट रकम जो है ना उसके पास है। तो हमारी यही कोशिश है कि बच्चे यतीम हैं और इनको इनका हक वापस दिया जाए, और इसके साथ जो मामलात है कानून के मुताबिक वो किया जाए। कोई इंकशाफ किया है, कुछ पता लगा पुलिस ने? ये पुलिस वालों को कहता है कि वो मुझे मारने लगे थे जिसकी वजह से मैंने मार दिया। अगर नाना अबू इसको मारने लगे तो इसको तो खड़ाच भी नहीं आई। और दूसरी बात, जब पुलिस वालों को हमने एक सबूत दे दिया तो इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा? पुलिस वाले उस होटल भी गए हैं, कोतवाल होटल, हम लेके गए हैं उन्हें, उसने भी बयान दिए हैं कि इनके आने से 2 दिन पहले ये इधर 3 लोग थे टोटल, 2 दिन रुके हैं, फिर ये लेके आए हैं। और ये इन्होंने मुझे कहा है कि मैंने अपने, ये मेरा भाई है, मेरी फैमिली है, मैंने इन्हें बाहर भेजना है। उसके कोतवाल होटल के मालिक ने इसके नाम पे एंट्री हुई है उधर रूम की, उसने भी सारे बयान दिए हैं। उसके बावजूद भी पुलिस वाले इसको कोई ना मनवा रहे हैं। अभी तक हमने उन्हें एक चीज़ का सबूत दे दिया है, तो उसको प्रोटोकॉल की अब तरह यहाँ पर रखा ये एक सवालिया निशान है। अब ये बता रहे हैं, विक्टिम फैमिली बता रही है कि मामलात ऐसे हैं। हम गुजारिश करेंगे आला हुकाम से, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, सीएम साहिबा से, मरीम नवाज साहिबा से और डीपीओ शेखुपुरा उनसे कि इस मामले की मेरिट पर तफ्तीश करवाएं, देखें कि आया वाकई पुलिस जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करी। अगर नहीं हो रहा ऐसा तो फिर ये बड़ा जुल्म है। यानी कि एक मजलूम ख़ानदान जिस पर कहर टूटा, हंसता बसता ख़ानदान एक शख्स ने मुबैना तौर पर बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। और अपने हाथों से ये नौजवान बता रहे हैं जी कि वो
इसकी वालदा को, इसकी बहन को और अपने इनके नाना को तो मार चुका था स्ट्रेट मुकम्मल तौर पर। और उस वक्त अगर मोटरवे पुलिस ना पहुंचती और ये पकड़ा ना जाता तो मामला कुछ और थे। लेकिन अब भी जो ये नौजवान बता रहे हैं कि पुलिस की जो मुकामी पुलिस की जो कारकर्दगी उस हवाले से इन लोगों की गुजारिश है कि मेरिट पर तफ्तीश हो, तमाम चीज़ें सामने आएँ और जो हकाइक सामने आते हैं उसकी बेस पर जो जुल्म किया इस शख्स ने मुबैना तौर पर उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए।